हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर हम लोग कवर करेंगे अभ्यास प्रश्न, और इस अभ्यास प्रश्न पर कवर करेंगे फ्रेंड्स आपके जो भारत दूरदर्शन नाटक, यानी जो फ्रेंड्स आपके झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी पर जो है आपको 3 नाटक पढ़ना पड़ेगा। पहला नाटक तो हो गया आपको भारत दूरदशा, ये हो गया पहला नाटक। दूसरा नाटक है आपका ध्रुव स्वामिनी, और तीसरा नाटक है आपका मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है आधे अधूरे, जिनके लेखक मोहन राकेश है। तो 3 नाटक को जो फ्रेंड्स कवर करेंगे, और 3 नाटक पर जो फ्रेंड्स मिलाकर आपको कुल मिलाकर जो है कितने सवाल बनते हैं आइए देख लेते हैं। पहला तो आपका भारत दूरदर्शन नाटक हो गया, इसके बाद है हमारा दूसरा नाटक जो 23वें प्रश्न से प्रारंभ होगा, ध्रुव स्वामी नाटक। इसके बाद हमारा जो तीसरा नाटक आ जाएगा वो है आपका तीसरा नाटक है आधे अधूरे, जिनके लेखक है मोहन राकेश। तो ये तीनों नाटक से जो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो फ्रेंड्स आपको आज के इस मैराथन वीडियो पर जो है आपको 75 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और ये जो फ्रेंड्स 75 प्रश्न को एक ही वीडियो पर कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, और आपके जो है 75 सवाल में से कितने सवाल सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है भारत दूरदर्शन नाटक से संबंधित। पहला सवाल है आपके सामने ये रहा कि भारत दूरदर्शन नाटक के जो है कथ्य का मूल स्वर क्या है। हमारा जो भारत दूरदर्शन नाटक है, जिनके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तो इस नाटक का जो मूल स्वर है वह क्या है। राष्ट्रभक्ति है, आर्थिक समस्या है, नारी शक्ति का चित्रण है, या राजनीतिक स्थिति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रभक्ति। भारत दूरदर्शन नाटक का कथ्य मूल का स्वर है राष्ट्रभक्ति। दूसरा सवाल है भारत दूरदर्शन नाटक के रचनाकार कौन है। इजी सवाल है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल है भारत दूरदशा के लेखक को भारतेंदु की पदवी से कब सम्मानित किया गया था। तो इन्हें जो फ्रेंड्स भारतेंदु की जो पदवी है इनसे सम्मानित किया गया है सन 1880 ईस्वी में। भारत दूरदेव, मदिरा, लोभ, अहंकार व सत्यानाशी फौज किस नाटक के प्रतीकात्मक पात्र हैं। तो बहुत ही इजी सवाल है, तो भारत दूरदर्शन नाटक के जो है पात्र हैं। अगला सवाल है भारत दूरदर्शन नाटक को कितने अंकों में विभक्त किया गया है। तो भारत दूरदर्शन नाटक को जो है 6 अंकों में विभक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विषयस्य विषमौषधम में नाटक का वर्ण विषय क्या है। तो इस पर है देसी नरेशों की दुर्दशा का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, देसी नरेशों की दुर्दशा का। भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी को किस नाटक में चित्रित किया गया है। तो भारत दूरदर्शन नाटक में चित्रित किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारत दूरदर्शन नाटक का रचना काल क्या है, यानी जो इनकी जो रचना है कब किया गया है। तो 1875 ईस्वी में। फ्रेंड्स, सारे नाटक के जो रचना काल जो है, यानी यह रचना काल और प्रकाशन वर्ष जो है आपको याद कर जाना है। तो भारत दूरदर्शन नाटक का रचना काल क्या है, तो 1875 ईस्वी है। भारतेंदु रचित भारत दूरदशा का नायक पात्र कौन है, यानी जो इसका नायक पात्र है कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत जो है यह एक नायक पात्र है। नेक्स्ट सवाल है सत्यानाश भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक का पात्र है। तो ये जो सत्यानाश है ये आपके भारत दूरदर्शन नाटक का पात्र है। 11वां सवाल है भारत दूरदर्शन में चित्रित डिसलॉयल्टी किसका प्रतीकात्मक पात्र है। पुलिस का, अभिनेता का, राजनेता का, या धूर्त पंडित का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस का। जो डिसलॉयल्टी है वह क्या है, पुलिस है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सा भारतेंदु रचित नाटक प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। तो जो ये एक प्रकार का क्या है, तो प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। तो ये जो है भारत दूरदशा है। फ्रेंड्स, एग्जाम पर सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भारतेंदु रचित नाटक जो प्रतीकात्मक शैली पर रचा गया है क्या है, तो भारत दूरदशा है। नेक्स्ट सवाल है भारत दूरदशा के अंतर्गत भारतेंदु ने भारत में फैली किन कुरीतियों को प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त किया है। तो अंधकार के रूप में अभिव्यक्त किया है, मदिरा के रूप में, और रोग के रूप में, यानी ये सभी आपके आंसर हो जाएंगे तीनों ABC। भारत दूरदशा के अंतर्गत जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत में फैली कुरीतियों प्रतीकात्मक रूप में अंधकार को शामिल किया है, मदिरा को और रोग को शामिल किया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 14वां सवाल। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और हमारी मेहनत पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसे जो है फ्रेंड्स अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है भारत दूरदशा नाटक में
देश की दीनहीन अवस्था को चित्रित करने के लिए किस पात्र की रचना की गई है? तो भारत की रचना की गई है। निम्न में से कौन भारत दुर्दशा का पात्र नहीं है? डिसलॉयल्टी, अंधकार, सत्यानाश या बौना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौना। बौना जो है फ्रेंड्स ये आपके भारत दुर्दशा नाटक का पात्र नहीं है, जबकि डिसलॉयल्टी, अंधकार और सत्यानाश ये तीनों है। अगला सवाल है, भारत दुर्देव के सहयोगी पात्र के रूप में भारतेंदु जी ने किस पात्र की रचना की है? तो ये सभी हो जाएंगे, आलस्य की रचना, सत्यानाश और मदिरा, ये तीनों की जो है रचना की, यानी तीनों जो है भारत दुर्दशा नाटक के पात्र हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत दुर्दशा नाटक की रचना का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य है भारतीय नागरिकों को अन्याय व अनीति के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आबहु सब मिली कई रोबहु भारत भाई प्रस्तुत पंक्ति किस नाटक की है? तो यह पंक्ति है फ्रेंड्स आपके भारत दुर्दशा नाटक की। तो भारत दुर्दशा नाटक की है, जिनके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु युग का दस्तावेज किसे कहा गया है? तो भारत दुर्दशा नाटक को जो है भारतेंदु युग का दस्तावेज कहा गया है। नेक्स्ट सवाल है, भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा का कारण किसे बताया है? तो यह कारण बताया है ब्रिटिश राज को, आपसी कलह को और भारत में फैली कुरीतियों को, यानी ये सभी आपके आंसर हो जाएंगे। भारत दुर्दशा नाटक में कितने गीतों का समावेश हुआ है? तो इस पर गीतों की बात करें तो 15 गीतों का समावेश हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत दुर्दशा नाटक में 15 गीतों का समावेश हुआ है। फ्रेंड्स मैं आपको जो है चारों ऑप्शन नहीं बताता हूँ, क्योंकि चारों ऑप्शन बताएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर को बताता हूँ। तो यहाँ पर है नेक्स्ट सवाल कि भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक है? तो ये जो नाटक है तो नाट्य रासक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार का नाटक है? तो नाट्य रासक है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर भारत दुर्दशा नाटक संबंधित 22 इंपॉर्टेंट MCQ टेस्ट था। अभी हमारा दूसरा नाटक ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी जिनके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक से जितने भी सवाल बनते हैं उन सारे सवालों को। पहला सवाल है, ध्रुव स्वामिनी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी प्रदेश की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लिच्छवी। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना में कितने दृश्यों का विधान किया गया है? तो इस पर जो है 3 दृश्यों का विधान किया गया है। अगला सवाल है, ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप कौन मांगता है? रामगुप्त, सकराज, चंद्रगुप्त या शिखर स्वामी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सकराज। सकराज जब जो है चंद्रगुप्त यानी ध्रुव स्वामिनी के रामगुप्त के राजकाज पर जो है राज्य पर हमला कर देते हैं, तो वो जो है सकराज जो है ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप मांगते हैं, और रामगुप्त जो है इस स्वरूप को यानी इस जो उपहार को जो है स्वीकार कर लेते हैं और सकराज को ध्रुव स्वामिनी को देने के लिए राजी हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने गीतों का समावेश किया गया है? तो इस पर गीतों की संख्या है 4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल गीतों का समावेश किया गया है तो 4 गीत होगा। यह कसक भरे आंसू सहजा प्रस्तुत गीत किस नाटक का है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का है। नेक्स्ट सवाल है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने किस समस्या को चित्रित किया है? तो इस पर जो है किस समस्या को चित्रित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नारी की सामाजिक समस्या को और राजनीतिक समस्या को और विदेशी आक्रमण की समस्या को, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी आंसर हो जाएगा। ये तीनों समस्या को जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने चित्रित किया है। अगला सवाल है हमारा, जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथ्य किस पृष्ठभूमि से ग्रहण किया है? तो ये किया है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से और काल्पनिक पृष्ठभूमि से, यानी ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला सवाल है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में विलासी एवं दुराचारी पात्र के रूप में किसका चित्रण किया गया है? तो इस पर जो है रामगुप्त का चित्रण किया गया। रामगुप्त जो फ्रेंड्स यह किस प्रकार का शासक था? तो विलासी और दुराचारी पात्र का शासक था, यानी दुराचारी रूप से विलासी थे और दुराचारी व्यक्ति थे रामगुप्त। नेक्स्ट सवाल है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ फ्रेंड्स? मैं पिछले कई वीडियो पे कई बार बता चुका हूँ कवियों के जन्म से संबंधित। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक क्या है? ध्रुव स्वामिनी है। नेक्स्ट सवाल है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में जयशंकर प्रसाद ने काल्पनिक पात्र के रूप में
किसका चित्रण किया है? तो कोमा का और मंदाकिनी का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव स्वामी नाटक में जयशंकर प्रसाद ने काल्पनिक पात्र के रूप में कोमा का और मंदाकिनी का चित्रण किया है। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह कथन किसका है? तो यह कथन है ध्रुव स्वामिनी का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है? आपको यहाँ पर प्रश्न को अच्छी तरह से ध्यान से देखना है कि पात्र है या नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा पात्र है जो नहीं है, तो इस पर जयद्रथ नहीं है, जबकि चंद्रगुप्त, सकराज और आचार्य मिहिरदेव ये तीनों पात्र हैं, जबकि जयद्रथ नहीं है। जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना कब की है? तो 1933 में। जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना 1933 ईस्वी में की है। कोमा जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ये जो सवाल है तो यह है ध्रुव स्वामिनी नाटक का। कोमा ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र है। अगला सवाल है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति किसे कहा गया है? तो यह कहा गया है सकराज को। नेक्स्ट सवाल है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंत में नायिका का विवाह किससे होता है? तो चंद्रगुप्त से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी नाटक का जब अंत होता है तो अंत में जो है ध्रुव स्वामिनी का यानी ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो नायिका है ध्रुव स्वामिनी, तो इसका जो विवाह होता है अंत में चंद्रगुप्त से हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा 40वां सवाल है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सकराज शिविर में ध्रुव स्वामिनी की रक्षा हेतु कौन उपस्थित होता है? तो शिखर स्वामी उपस्थित होता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में समुद्रगुप्त की पुत्र वधू का नाम क्या है? तो समुद्रगुप्त की जो पुत्र वधू है उनका नाम ध्रुव स्वामिनी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जिसके आधार पर जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक का रचना किया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ध्रुव स्वामिनी में किस पात्र का सृजन किया गया है? तो इस पर जो है मंदाकिनी पात्र का सृजन किया गया है। तो आपको याद रखना, ये जो मंदाकिनी पात्र है यह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। मंदाकिनी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ध्रुव स्वामिनी में पात्र है जिसका सृजन किया गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक को समस्या प्रधान नाटक कहा गया है? तो ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी को जो फ्रेंड्स एक प्रकार से समस्या प्रधान नाटक की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस कृति के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं? तो आपको मालूम है कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। अंधेर नगरी के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। जबकि आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हैं। नेक्स्ट सवाल है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कोमा को किसकी आदर्श प्रेमिका के रूप में चित्रित किया गया है? तो सकराज की प्रेमिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सकराज की प्रेमिका। ध्रुव स्वामिनी से सकराज का शव मांगने का आग्रह कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सकराज की प्रेमिका। सकराज की प्रेमिका जो है ध्रुव स्वामिनी से सकराज का शव मांगने के लिए आग्रह करता है। नेक्स्ट सवाल है, मंदाकिनी निम्न में से किस नाटक का पात्र है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र है। मंदाकिनी किस नाटक का पात्र है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र है। नेक्स्ट सवाल है हमारे फ्रेंड्स, आधे अधूरे नाटक से संबंधित। तो आधे अधूरे नाटक से संबंधित जितने भी MCQ सवाल हैं वो चलिए इसको ख़त्म करते हैं। पहला सवाल है कि आधे अधूरे नाटक का रचना काल क्या है? तो आधे अधूरे नाटक का जो रचना काल है 1969 ईस्वी में। आधे अधूरे नाटक कब रचा गया है? तो 1969 ईस्वी में। आधे अधूरे नाटक में स्त्री पात्रों की संख्या कितनी है? तो 3 है। आधे अधूरे नाटक में जो स्त्री पात्रों की संख्या है तो 3 है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से किस संबंध के बिखराव की कहानी आधे अधूरे में व्यक्त की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पति पत्नी का संबंध। निम्नलिखित में से किस कृति की रचना मोहन राकेश ने की है? तो आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने की है। नेक्स्ट आधे अधूरे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कि आधे अधूरे की रचना किसने किया? तो मोहन राकेश ने किया। 52 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कुछ आलोचकों के अनुसार आधुनिक भावबोध तथा आधुनिक रंग चेतना का पहला नाटक किसे कहा गया है? इसे कहा गया आधे अधूरे को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, आधे अधूरे नाटक में किस प्रकार की भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है?
तो इस पर जो है व्यवहारिक खड़ी बोली का, विदेशी भाषा के शब्द का और पंजाबी भाषा के शब्द का, यानी ये सभी भाषा का जो है प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में मोहन राकेश की रचनाओं को निर्धारित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर यानी कौन सा जो है आपके बढ़ते क्रम पे दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़ का एक दिन। इसका जो है फ्रेंड्स रचना कब किया गया, तो आषाढ़ का एक दिन का जो रचना किया गया है 1953 ईस्वी में किया गया है। इसके बाद है लहरों के राजहंस, इनका जो रचना किया गया है 1963 ईस्वी में किया गया है, 1963 ईस्वी में। आषाढ़ का एक दिन क्या हो गया 1953, और आधे इसके बाद लहरों का राजहंस 1963 और आधे अधूरे जो है 1969 में रचना किया गया। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, 1969 ईस्वी में। आषाढ़ का एक दिन 1953 ईस्वी, लहरों का राजहंस 1963 ईस्वी और आधे अधूरे का 1969 में रचना किया गया है। नेक्स्ट वाले हमारा, निम्न में से कौन आधे अधूरे नाटक का पात्र नहीं है, तो सावित्री आधे अधूरे का पात्र है, जुनेजा भी है और महेंद्र दास भी है, जबकि मल्लिका जो है नहीं है। अगला सवाल है, समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक किसे कहा गया है, समकालीन जिंदगी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधे अधूरे को कहा गया है। आधे अधूरे नाटक में वर्णित परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इस पर जो है परिवार के सदस्यों की संख्या 5 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परिवार आधे अधूरे नाटक में वर्णित परिवार के सदस्यों की संख्या 5 है। नेक्स्ट सवाल है, आधे अधूरे नाटक के केंद्रीय पात्र के रूप में किसे अभिव्यक्ति प्रदान की गई है, तो सावित्री को प्रदान की गई है। बिन्नी किसके साथ शादी करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोज। बिन्नी जो है मनोज के साथ शादी करती है। आधे अधूरे नाटक में मुख्य पात्र सावित्री की उम्र कितनी बताई गई है, तो इस पर जो सावित्री की उम्र 40 वर्ष बताई गई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। नेक्स्ट सवाल है हमारा, माता पिता एवं समाज के प्रति विद्रोह की भावना किस पात्र की विशेषता है, तो ये विशेषता है अशोक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार का नाम क्या है, तो मोहन राकेश है। फ्रेंड्स, मोहन राकेश का जन्म हुआ है 1925 ईस्वी में। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ है, तो 1925 ईस्वी में मोहन राकेश का जन्म हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, आधे अधूरे नाटक में सावित्री के पुत्र का क्या नाम है, तो इस पर जो आधे अधूरे नाटक में सावित्री के पुत्र का क्या नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। सावित्री के पुत्र का नाम क्या है, तो अशोक है। नेक्स्ट सवाल है, सावित्री के पति महेंद्रनाथ किस व्यवसाय से संबंधित है, तो वह जो फ्रेंड्स एक बिजनेसमैन थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सावित्री के पति जो महेंद्रनाथ से, वह किस व्यवसाय से जुड़े हुए रहते हैं, यानी कौन सा कार्य करते हैं, तो वह एक प्रकार के बिजनेसमैन होते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मोहन राकेश के नाटकों का मूल विषय क्या है, तो इनके नाटकों का जो मूल विषय है मानवीय जीवन के द्वंद्व और तनाव का चित्रण है। नेक्स्ट सवाल है, रचना क्रम की दृष्टि से आधे अधूरे कौन सा नाटक है, तो रचना क्रम की दृष्टि से जो है आधे अधूरे यह तीसरा नाटक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नाटक है आधे अधूरे, और इनका जो फ्रेंड्स रचना कब किया गया है, तो 1969 ईस्वी में किया गया है। 1969 ईस्वी में आधे अधूरे का रचना किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, सावित्री और महेंद्रनाथ की बेटियों के क्या नाम है, सावित्री और जो महेंद्रनाथ है इनकी बेटियों के क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किन्नी और बिन्नी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सबके सब एक से हैं, अलग अलग मुखौटे पर चेहरा, चेहरा सबका एक ही, यह कथन किसका है, तो यह कथन है सावित्री का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह कथन सावित्री का है। नेक्स्ट सवाल है, आधे अधूरे नाटक का मूल उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मूल उद्देश्य है कि मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन के विसंगति को प्रस्तुत करना, यह आधे अधूरे नाटक का मूल उद्देश्य है। आधे अधूरे नाटक में संपूर्ण पुरुष की तलाश में कौन रहता है, तो सावित्री। सावित्री जो फ्रेंड्स आधे अधूरे नाटक में जो है संपूर्ण पुरुष की तलाश में रहते हैं, और वह अपने आप को हमेशा अधूरा समझती है, इसलिए इसी के आधार पर जो है इस नाटक का नाम जो है आधे अधूरे रखा गया है। नेक्स्ट सवाल है, सावित्री की छोटी बेटी का क्या नाम है, तो किन्नी है। सावित्री की छोटी बेटी का नाम किन्नी है और बड़ी बेटी का नाम बिन्नी है। नेक्स्ट सवाल है, सावित्री और जुनेजा किस नाटक के पात्र हैं, तो आधे अधूरे के पात्र हैं। अगला सवाल है हमारा, आधे अधूरे नाटक में किस पात्र के वैवाहिक जीवन का चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो महेंद्रनाथ और सावित्री के वैवाहिक जीवन का चित्र जो है प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आधे अधूरे नाटक की
केंद्रीय पात्र सावित्री को नौकरी क्यों करनी पड़ी? उन्हें जो है नौकरी क्यों करनी पड़ी है? महेंद्रनाथ के बेरोजगारी के कारण, उच्च आकांक्षाओं की पूर्ति के कारण, या भौतिक सुख सुविधाओं के कारण, या बाहरी दुनिया के आकर्षण के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रनाथ के बेरोजगारी के कारण जो है आधे अधूरे नाटक की जो केंद्रीय पात्र है सावित्री, इन्हें नौकरी करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है 75 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स आपके जो है 75 सवाल में से कितने सवाल सही हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आप कमेंट जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगता है। तो और इसका जो PDF है फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर जो है इसके PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट MCQ टेस्ट को लेकर, यानी अगला टेस्ट को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।